नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। एक्चुअली इस वीडियो को लाने के पीछे वो ऑब्जेक्ट था, कहीं बच्चे परेशान हो रहे हैं, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है। तो मैंने कुछ स्टूडेंट से सलाह मशवरा करके फिर मैं आपके सामने आई हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन वो वाला, क्योंकि सबकी जो बुकलेट अलग अलग है। तो क्वेश्चन याद करो, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आया था जो था कोरिजन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस एप्रोप्रिएशन, चीटिंग वाला, राइट। निकालो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, हमारा सेक्शन नंबर 14 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि तब हमारी फ्री कंसेंट मानी जाएगी जब उसमें कोरिजन ना हो, अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। जो थर्ड ऑप्शन है वो है मिस एप्रोप्रिएशन और चीटिंग। वो दोनों ऑप्शन जो है ना वो क्रिमिनल के हैं। तो ये कह रहा है हिंदी वाले, संपत्ति सहमति स्वतंत्र तब कही जाएगी जब वह दुर्विनियोग या छल द्वारा कारित न हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसका आंसर क्या है, स्वतंत्र सहमति तब कही जाएगी जब वह दुर्विनियोग या छल द्वारा कारित हो। तो यहाँ पे जो न वर्ड है ना वो उन्होंने गलत लगा दी। इसकी क्वेश्चन फ्रेमिंग में इन्होंने कर दी गड़बड़। क्योंकि देखो ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र सहमति तब नहीं कही जाएगी जब वह पर पीड़न असमय का असर से ना हो, जब कपट या दुरुद्देशन से ना हो, जब दुर्विनियोग या छल से ना हो, ऐसा तो ना इन्होंने गलत लगा दिया। तो इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है। बाकी इसका आंसर सी सही था। अगर ये क्वेश्चन ऐसा था, निम्न में से कौन से रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्वेश्चन होता सहमति स्वतंत्र तब कही जाएगी जब वह दुर्विनियोग के छल से कारित की गई हो। बाकी ए भी हट जाता तो ना नहीं लगाते। इंग्लिश वाले, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कोज्ड बाय, तो वन नहीं होगा, टू बी। तो इसका आता है कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज कोज्ड बाय मिस एप्रोप्रिएशन और चीटिंग। तो यहाँ पे जो नॉट वर्ड गलत है, ये क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत है। अगर नॉट नहीं होता है, ना नहीं होता, तो ये अपना ऑप्शन ऑटोमेटिक 3 सही हो जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जाएगा। ठीक वैसे एक बार आरजेएस ब्रेक के अंदर भी ऐसे ही हुआ था। उन्होंने ना अपन को प्राइवेट डिफेंस पूछ लिए थे 4, उसमें से 3 प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 100 आईपीसी के था और 1 प्राइवेट डिफेंस उन्होंने डाल दिया सेक्शन नंबर 335 का, ठीक है, वो ग्रीवियस हर्ट वाला। उस चक्कर में फिर वो क्वेश्चन डिलीट हो गया था। तो ठीक वैसे ही हो गया। तो इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गड़बड़ है, इसलिए डिलीट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, सीपीसी। आपको पता सीपीसी का क्वेश्चन आया था सेक्शन 133 वाला। उन्होंने कहा कि इसको अपीयरेंस की जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो यूनियन मिनिस्टर वर्ड यूज़ किया है, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री शब्द कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया। ठीक वैसे ही वहाँ पे लोकसभा स्पीकर वर्ड यूज़ किया गया, पर वहाँ लोकसभा डिप्टी स्पीकर कहीं भी यूज़ नहीं किया है। तो अगर आप लोकसभा स्पीकर मानते हो तो लोकसभा डिप्टी स्पीकर भी आता है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर लोकसभा डिप्टी स्पीकर को रिजाइन देता है। तो जब स्पीकर है तो आप कहते हो कि अगर स्पीकर है तो डिप्टी वर्ड यूज़ नहीं किया, तो फिर आपने प्रधानमंत्री वर्ड यूज़ नहीं किया। अगर आपके अकॉर्डिंग संघ के मंत्री में मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर के अंदर प्रधानमंत्री भाई क्या बोलता है, भाई अंडरस्टूड है, तो आपने क्या बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर में डिप्टी स्पीकर भी आता है, क्योंकि डिप्टी है ना, असिस्टेंट थोड़ी है। असिस्टेंट होता तो छोटा, डिप्टी और तो इक्वल रैंक के होते हैं ना भाई, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में यहाँ पे आएगा कि ये क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए, कि उसके दोनों आंसर सही है। इसमें बी भी हो सकता है, भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसका डी भी हो सकता है, डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे एक है गड़बड़। तो दूसरा क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आएगा कॉन्ट्रैक्ट में क्या उनकी गड़बड़ है, फ्रेमिंग मिस्टेक है। बाकी अगर वहाँ नहीं तो आंसर सही हो जाता है। यहाँ पे दोनों आंसर बैठते हैं। वो क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो जो मेरे को मिल रहे हैं बच्चे परेशान हो रहे परेशान, इसलिए मैं इसको लेकर आई। फिर अपने पास अगला क्वेश्चन आता है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 212 का है, वो हाकम सिंह और रमेश वाला। उसके अंदर तो सामने दिख रहा है कि इंग्लिश में उन्होंने सॉल्वेंट लिख दिया और हिंदी में उन्होंने इंसॉल्वेंट लिख दिया। फिर हमारे यहाँ क्वेश्चन जब पेपर उठाएंगे तो पेपर के अंदर आगे 10 नंबर 1 लिखा हुआ है, जहाँ हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ हो तो इंग्लिश मान्य होगी, और यहाँ पे इंग्लिश में गड़बड़ होगी इस बार तो हिंदी मान्य कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन 4 तो सीधा सा डिलीट ही होगा। मैं सॉरी, क्वेश्चन 4 नहीं, मेरा क्वेश्चन 11 है, मतलब जो रमेश और हाकम सिंह वाला वो तो डिलीट ही होगा। तो ये 1 नंबर तो उड़ेगा ही उड़ेगा, ठीक है, ये तो कन्फर्म डिलीट होगा। और जो कोरिजन वाला वो भी होना चाहिए, तो वो भी 1 नंबर उड़ना चाहिए, ठीक है। और सीपीसी वाला ये भी डिलीट होना चाहिए, तो ये 3 तो डिलीट ही होना चाहिए। फिर आता है अपने पास चौथा क्वेश्चन, जो कि थी सीता गीता वाला, गीता ही थी ना। उन्होंने देखो उस क्वेश्चन को पढ़ो, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो सामान ले लेती है। चोरी भी तब होता है कि जब उसको पता है कि मेरा सामान चोरी हो गया और फिर उसके पास पहुंचता है। यहाँ इसको पता ही नहीं था कि उसका सामान चोरी हो चुका है। ये पहले हो ना भी चोरी हो गया, फिर उसका सामान उसको वापस मिल जाता है, तो चोरी की भी संपत्ति उस पर्सन के पास पहुंच जाती है जिसकी वो होती है, तो वो ऑफेंस नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो उसको पता भी नहीं था जब वो चोरी करने गई और उसने उसकी प्रॉपर्टी उठा ली थी, अटेम्प्ट नहीं, उसने उठा ली थी। क्वेश्चन निकालते हैं,
सीता एंड गीता क्वेश्चन नंबर ये रहा। देखो उसमें लिखा हुआ है कि हार के गुम हो जाने से अनभिज्ञ एक दिन गीता सीता की अलमारी उसकी हार चोरी करने के आशय से खोलती है तथा अपने हार को ही सीता का हार समझते हुए ले जाती है, ले गई वो। तो इसका आंसर सी ही होना चाहिए, उसने डिसऑनेस्टी से ऑफेंस किया, तो इसका सी होना चाहिए। आप इस पर 100% ऑब्जेक्शन लगाइए। और देन एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास 5000 रुपीज़ वाला। 5000 बी को 5000 उधार देता है, ए सी से कहता है वो पैसे मांगने आए तो तू आ जाना उस समय, ठीक है। फिर वो आ जाता है, उसने उसको इंस्टिगेट किया था पर वो भी वहीं प्रेजेंट था। तो आप लोग आईपीसी सेक्शन 114 पढ़ना। जब आप आईपीसी का सेक्शन 114 पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि जब अबेटर जिसने इंस्टिगेट किया है वो उसी समय वहीं प्रेजेंट है तो वो अबेटर नहीं, वो ऑफेंडर ही कहलाएगा। आईपीसी सेक्शन 114 कहता है कि जब अबेटर खुद अगर इवेंट प्लेस पर प्रेजेंट है तो उस समय वो अबेटर नहीं, वो ऑफेंडर ही कहलाएगा। इसलिए इसका आंसर बी सही है कि ए और बी दोनों ही मर्डर के, तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा। तो टोटल मोटे मोटे अपने पास कितने क्वेश्चन है? टोटल मोटे मोटे अपने पास जो है 1 2 3 3 डिलीट होने लायक है और एक क्वेश्चन का आंसर चेंज होने लायक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा लॉ में मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, आपको कुछ हो तो मुझे जरूर बताएगा, मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं हिंदी इंग्लिश के अंदर। तो हिंदी के अंदर अभी विस्मय बोधक वाला जो क्वेश्चन है उसको मैंने देखा। 2 क्वेश्चन मेरे पास थे। मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो कथन की पूर्णता पर क्या होगा? दोनों क्वेश्चन है मेरे पास, जिसमें एक में विराम चिन्ह लगा हुआ है, एक में विस्मय बोधक लगा हुआ है। अब दोनों ही क्वेश्चन है तो आई थिंक भी इनका विस्मय बोधक सही है क्योंकि दोनों ही यूज़ किए जा रहे हैं। तो या तो ये डिलीट हो, बाकी विस्मय बोधक ऐसा देखा जाए तो सही है। उसके बाद आपके पास आता है हिंदी में, इसके अलावा तो कोई अलग से दिख नहीं रहा, बाकी तो सारे सही हैं, ठीक है। न 3 में न 13 में, ये किसी ने कहा कि ये मुहावरा कंप्लीट नहीं है, बट हमने इसको चेक किया, ये मुहावरा कंप्लीट है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। न 3 में न 13 में बिल्कुल सही है। उसके बाद हम चलते इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर अभी तक तो किसी में ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आया, सिर्फ एक क्वेश्चन इंग्लिश में चल रहा है आपका ऑब्जेक्शन, और वो है बिकॉज और इवन दो। नेट पे कहीं जगह इवन दो दिखा रहा है और नेट पे कहीं जगह बिकॉज दिखा रहा है, तो वो वैसे इन्होंने इवन दो माना है, तो ये भी हो सकता है, वो चाहे तो डिलीट करे चाहे तो नहीं, क्योंकि दोनों आ रहे हैं, बिकॉज भी आ रहा है इवन दो भी आ रहे हैं। तो हिंदी में न 3 में न 13 में जो विस्मय बोधक वाला है वो दोनों आंसर आ रहे हैं, उसमें विस्मय बोधक भी आ रहा है, पूर्ण विराम भी आ रहा है, ठीक है। और एक ये जो बिकॉज और इवन दो, ये दोनों आ रहे हैं, इवन दो भी आ रहा है, बिकॉज भी आ रहा है। तो टोटल ये है। इसके अलावा ऐसा कोई है नहीं क्वेश्चन जिसमें आपको ऐसा लगे कि ऑब्जेक्शन है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। जिनका आ रहा है 75 से प्लस, ओबीसी 75 से प्लस जनरल वो करे। अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, जनरल बच्चों के 82 83 आ रहे हैं, वो मुझे मैसेज करते मैडम कट ऑफ तो 85 जाने का बोल रहे हैं, हमारा होगा या नहीं होगा। अरे बेटा, उनको 255 बच्चे लेने हैं, 100 बच्चों का भी 85 हो गए, 100 बच्चों के भी आपके क्या बोलते हैं 80 हो गए, बाकी 150 बच्चे कहाँ से लाएंगे? सॉरी, बाकी क्या बोलते हैं 50 बच्चे कहाँ से आएंगे? तो इतनी हाई 80 प्लस कट ऑफ जाने की संभावना तो नहीं है। तो जो 80 प्लस वाले हैं वो तो पढ़ो बैठ के, उनका तो 100% है। मैं तो इवन ये भी कह रही हूँ, जिन बच्चों के 75 प्लस हैं, इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए कि इनका कटिंग होता है, उनको कितना नुकसान होता है, इनको ध्यान में रखते हुए वो अपना कैलकुलेशन करें कि इनको घटने से उनके कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो तैयारी करें जिनके भी। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरे को याद है आरजेएस मैन के बैच में एक बच्ची थी, 79 मार्क्स थे उस बच्ची के, उसने ज्वाइन किया और मैंने कहा कट ऑफ 75 जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसने मेरे कहने पे ज्वाइन किया। अब 75 कट ऑफ तो 73 गई, मैंने 75 बताई, कट ऑफ तो 73 गई, 2 कम ही गई थी, लेकिन उस बच्ची के 79 से वो 71 पे पहुंच गई, क्योंकि लास्ट टाइम 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए और 3 के आंसर चेंज हो गए। तो उस 8 नंबर से कई लोगों को डैमेज हुआ। तो वो मेरे हाथ में थोड़ी है भाई, अभी भी मैं कह रही हूँ जिसके पीछे तो प्लस हो तैयारी करो। लेकिन जब ये ऊपर नीचे देखो 3 क्वेश्चन, ये चौथा 4, विस्मय बोधक मान लिया तो 5, इंग्लिश वाला इवन 2 मान लिया तो 6, ऐसा देखा तो 6 क्वेश्चन है। वो हाई कोर्ट पे डिपेंड है वो कितना मानते हैं कि नहीं। तो वो 6 क्वेश्चन जब जिनके सही हैं फिर गलत होते हैं, तो पहले चेक करो कि भैया इनके घटने से मुझे कोई नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, क्या मेरे इस घटने से पहले से मेरे गलत है तब तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे सही है तो मैं नीचे आ जाऊँगा, और यदि मेरे गलत है तो, क्योंकि तो जो डिलीट होते हैं वो तो नुकसान है, वो तो पूरे जाएंगे। जैसे 1 नंबर तो जा ही रहा है, सबका ही कट रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट डे का कंपल्सन 90% बच्चों का सही है। लेकिन जब आपके पहले से गलत है तो उसका कोई नुकसान नहीं, जो सही होके जाते हैं तो फिर नंबर नीचे आ जाता है। तो इसलिए पहले वो चेक करें, उसके बाद सेल्फ स्टडी करो ना। आप कोचिंग बाद भी ज्वाइन कर लेना, कि कोचिंग एक बार ज्वाइन कर लोगे फीस रिटर्न कोई कोचिंग वाला नहीं करेगा आपको कि मेरा नहीं हुआ वापस दे दो। तो इससे अच्छा आप 10 दिन रुक जाओ, 10-12 दिन में 15 अगस्त से पहले रिजल्ट आ जाएगा आपका। 15 दिन सेल्फ स्टडी कर लो, और जो 80 से ऊपर है वो ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई शुरू करें, सेल्फ स्टडी भी करें जैसा आपको बढ़िया लगे, ठीक है। आप सबको ऑल द बेस्ट।